Hello student, today I am going to discuss part second of cell cycle and cell division. In this part we will discuss about the meiosis. First we will discuss about the meiosis. It is a cell division in which cell divide twice. There is two types of cell division takes place, meiosis 1 and meiosis 2. So one parental cell produces 4 daughter cells, each having the half the chromosome number and DNA amount than normal parental cell. So meiosis is called the reductional cell division. Occurrence: it is found in a special type and a specific period. It is reported in diploid germ cells of sex organs, primary spermatocytes of testes to form the male gametes called spermatozoa, and primary oocytes of the ovaries to form female gamete called ova. यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पर दो सेल डिवीज़न होता है. मियोसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. यहाँ पर वन पेरेंटल सेल, एक सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड होने के बाद चार डॉटर सेल्स बनाता है और हर डॉटर सेल एक हैप्लॉइड होता है. हैप्लॉइड का मतलब उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो उनके पेरेंट सेल के हाफ होते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. ये एक पेरेंटल सेल है. इस पेरेंटल सेल में जब मियोसिस 1 होगा तो यहाँ पर दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं. तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न है ये एक रिडक्शनल डिवीज़न होता है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ. बट मियोसिस सेकेंड इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस, और ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है या इक्वेशनल डिवीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल हैं वो ये दो हैं जिनके अंदर 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और हर सेल डिवाइड होकर दो नए सेल बना रहा है जिनके अंदर भी 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो मियोसिस में जो सेल डिवीज़न होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. इसके बाद 4 सेल बनते हैं और इनके बाद इनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 2n and here the number of chromosomes are 1n, so they are reduced to half of their parent cell. जबकि हमने माइटोसिस में देखा था कि एक इक्वेशनल सेल डिवीज़न है. पेरेंट सेल के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और जब माइटोसिस होता है तो दो डॉटर सेल बनते हैं और इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं जैसा कि इनके पेरेंट सेल के अंदर है. तो मियोसिस और माइटोसिस में दो मेन डिफरेंस हैं कि मियोसिस में रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है, यानी मियोसिस में एक सेल डिवाइड होता है तो 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड हियर एंड दे आर हैप्लॉइड. इन माइटोसिस व्हेन वन सेल डिवाइड 2 डॉटर cells are formed and both of they are diploid. Second thing is that mitosis takes place in somatic cells whereas meiosis takes place in reproductive cells. इसका मतलब यह है कि meiosis गैमेट फॉर्मेशन के वक्त होता है जब जर्म सेल्स में सेल डिवीज़न होता है और मेल या फीमेल गैमेट्स बनते हैं टेस्टिस या ओवरीज के अंदर, तो वहाँ पर मियोसिस सेल डिवीज़न होगा. इसके अलावा बॉडी में जितने भी सेल डिवीज़न होंगे, बॉडी के उन सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं और इन सोमेटिक सेल्स के अंदर जितने भी डिवीज़न होंगे वो सारे माइटोटिक सेल डिवीज़न होंगे. तो सबसे पहले हम मियोसिस 1 डिस्कस करेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीज़न एंड हेट्रोटिपिकल सेल डिवीज़न because it involves the formation of 2 daughter cell which have chromosome number half to those in their parents. तो मियोसिस 1 जैसा अभी डिस्कस किया था कि एक रिडक्शनल सेल डिवीज़न होता है. यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनते हैं और जो
नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हैं वो उनके पेरेंट सेल में पाए जाने वाले क्रोमोजोम के नंबर का हाफ होते हैं। मियोसिस 1 को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इस कैरियोकाइनेसिस की जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रोफेज 1। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड इवन लॉन्गर देन द माइटोसिस। ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है पूरी मियोसिस की, और माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है ये उससे और ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 सब फेजेस पाई जाती हैं प्रोफेज 1 में। पहली जो सब फेज है वो लैप्टोटीन है। लैप्टोटीन एक ग्रीक वर्ड लैप्टस से बना हुआ है, इसका मतलब होता है थिन, और टीन और नीमा का मतलब होता है थ्रेड। यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है, क्योंकि इंटरफेज स्टेज में जो क्रोमोजोम्स होते हैं दे आर थ्रेड लाइक, ये थ्रेड लाइक होते हैं। यहाँ पर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट विजिबल। तो लैप्टोटीन स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि कंडेंसेशन एंड स्पाइलाइजेशन ऑफ द क्रोमोजोम टेक्स प्लेस, बट स्टिल द क्रोमेटिड्स अपीयर सिंगल। यहाँ जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी ये एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दिख रहा है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक बीडेड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। यानी क्रोमेटिन मटेरियल में जो बीड्स दिखाई देती हैं, इस बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। यहाँ पर दूसरा जो चेंज है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। तीसरा जो चेंज है वो सेंट्रियोल ऑलरेडी अपार्ट इन पेयर्स। एस्ट्रल रेज अपीयर अराउंड ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल टू फॉर्म एन एस्टर। सेंट्रियोल यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और इनके चारों तरफ एस्ट्रल रेज बनना शुरू हो जाती हैं। ये जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं ये एक्चुअली एस्टर रेज हैं, और सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इस एक स्ट्रक्चर को यानी सेंट्रियोल प्लस माइक्रोट्यूबुल, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर अपोजिट पोल यहाँ पर होगा, एक पोल इधर होगा और एक पोल इधर होगा, तो दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो यहाँ पर 3 चेंजेस हमने देखा। पहला कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स थिक और कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ जो क्रोमेटिड्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देता है, इसको हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रोजोम दो पार्ट में डिवाइड होकर सेंट्रियोल बनाता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल्स का एक स्पेयर बनता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज, इसको हम एस्टर कहते हैं। ये एस्टर अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो लैप्टोटीन की जो मेन स्टेज है वो कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन है, और फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेकेंड स्टेज द जाइगोटीन स्टेज। ये भी एक ग्रीक वर्ड जाइगो से बना हुआ है। जाइगो का मतलब होता है पेयर एंड नीमा मीन्स थ्रेड। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्टेज की वो है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म द बाईवैलेंट। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज सिनेप्सिस। तो जाइगोटीन की जो कैरेक्टरिस्टिक जो मेन फीचर है जिसके बेसिस पे आप इस स्टेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो ये है सिनेप्सिस।
इसका मतलब है पेयरिंग बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वाइट क्रोमोजोम और एक ब्लैक कलर का क्रोमोजोम जो कि होमोलोगस है, ये आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। और ये छोटा ब्लैक क्रोमोजोम और स्मॉल साइज वाइट क्रोमोजोम के बीच में पेयरिंग हो रही है क्योंकि वो सिमिलर शेप और साइज के हैं, ये होमोलोगस हैं। तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में पेयरिंग होती है जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम है ये आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, कौन इनको अटैच करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे कुछ फिलामेंट लैडर लाइक न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दो क्रोमोजोम्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। These ladder-like structures are known as synaptonemal complex. तो जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में पेयरिंग होती है और इस पेयरिंग को हम सिनेप्सिस कहते हैं। दूसरा, यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो होमोलोगस क्रोमोजोम को एक साथ अटैच रखता है। Next stage is the pachytene or pachynyma. Patches means thick and nyma means thread. Here further condensation of chromosomes takes place. Now each chromosome is visible. इस स्टेज में आके और कंडेंसेशन और स्पाइराइजेशन होता है जिससे क्रोमोसोम्स completely visible हो जाते हैं, formed of two sister chromatids joined at centromere and is called dyad. Each bivalent has two dyad and is called tetrad. देखिए यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमेटिड्स होती हैं और इन दो क्रोमेटिड्स के पेयर को हम डायड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लास्ट स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम्स के बीच में पेयरिंग हुई थी, होमोलोगस क्रोमोजोम इसके साथ अटैच हो गए थे, तो अब सेंट्रोमियर के एक साइड पर देयर 4 क्रोमेटिड्स आर प्रेजेंट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज टेट्राड्स। क्योंकि यहाँ पर 4 क्रोमेटिड हैं। 4 क्रोमेटिड कैसे हो गए? क्योंकि एक क्रोमोजोम के पास 2 क्रोमेटिड होता है और लास्ट स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में पेयरिंग हुई थी, तो सेंट्रोमियर के एक साइड में 4 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको डायड्स कहते हैं। एक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर के एक साइड में 2 ही क्रोमोजोम्स होते हैं, तो एक सिंगल क्रोमोजोम के लिए डायड वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम के लिए टेट्राड वर्ड यूज करेंगे। द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी किसी भी ये अगर 2 होमोलोगस क्रोमोजोम है तो इनको और इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे और इन क्रोमेटिड्स को और इन अलग अलग क्रोमोजोम्स के क्रोमेटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। Second characteristic feature of this stage is the crossing over or recombination occurs during the pachytene. Recombination involves mutual exchange of corresponding segment of non-sister chromatid of homologous chromosome. यानी इसका पार्ट टूटकर, रेड पार्ट टूटकर ब्लू में चला जाएगा और ब्लू का पार्ट टूटकर अगर रेड में आता है। यहाँ क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट हो रहा है।
इसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस स्टेज में एक क्रोमेटिड का या दो या चारों क्रोमेटिड के पार्ट दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के एक, दो या चारों क्रोमेटिड के पार्ट से एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर और भी एक्सचेंज हो सकता है, सपोज इस क्रोमेटिड का पार्ट भी टूटकर इधर आ सकता है और रेड का पार्ट दूसरी तरफ जा सकता है। ब्लू वाला पार्ट इधर आ गया और रेड वाला पार्ट इधर चला गया। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट होता है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और ये चीज़ याद रखिए कि यही क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन के दो कॉजेज हमने डिस्कस किए थे, एक म्यूटेशन, दूसरा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। तो उन दो कॉजेज में से एक ये कॉज है क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशन पाया जाता है ऑफ स्प्रिंग और उनके पेरेंट्स के बीच में और अमंग द ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट स्टेज इज द डिप्लोटीन or diplonema. Diplose means double and nema means thread. Here separation of homologous chromosomes start due to dissolution of synaptonemal complex. हमने ये डिस्कस किया था कि जाइगोटीन स्टेज में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है, जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में होल्ड एक साथ रखने के लिए जो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है उसको सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, ये डिजॉल्व हो जाती है। डी सिनेप्सिस होता है, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग थी, अब वो क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। However, not completely separated. They remain attached at X-shaped point known as chiasmata. ये सेपरेट होना तो स्टार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर्ड थे, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग हुई थी, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ यानी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट हुआ। ना नेक्स्ट स्टेप या डिप्लोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सेपरेट तो होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पर, जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ये यहाँ पर अटैच रह जाते हैं और एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस एस शेप्ड स्ट्रक्चर को हम चियाज़मेटा कहते हैं। This separation of chromosomes is called terminalization. यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई जो सेंटर न्यूक्लियस के अंदर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो एक एक्स शेप पॉइंट है, जो क्रोमोसोम्स के सेपरेट होने से होता है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पर एक दूसरे से अटैच रह जाते हैं और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम चियाज़मेटा कहते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज इज द डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस मीन्स ये भी ग्रीक वर्ड है। डाई का मतलब है अक्रॉस, काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। यानी यहाँ पर जो टर्मिनलाइजेशन लास्ट स्टेज में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप देखते हैं कि ये चियाज़मेटा फॉर्मेशन था लास्ट स्टेज में। अब क्रोमोसोम पूरी तरह से सेपरेट हो गए और इसके बाद तो पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है इस स्टेज का कि टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड। सेकेंड इज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई। Here you can see ये broken line से दिखाया गया है। It means it is almost disappeared. Here also nucleolus is also disappeared. तो
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर टेक्स प्लेस, सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। तो डाइकाइनेसिस में 3 चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई हो जाता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज द मेटाफेज 1. Bivalent arrange themselves in 2 parallel equatorial plates or metaphase plate. Here you can see that this plate is the metaphase plate. Here chromosomes centromere are not present on the equatorial plate. Equator के ऊपर सेंट्रियोल नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रियोल इधर है, एक इधर है. They are almost equidistant from the equator. इक्वेटर से ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर होते हैं. But their chromosomal arms are present near the equator. Each homologous chromosome has 2 kinetochores. हर homologous chromosome के पास 2 kinetochores होते हैं. Both the kinetochores of a chromosome are joined to a chromosome of the same side. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. Here a disc-like structure is present. Here also a disc-like structure is present. The spindle fiber from of this pole, centriole of this pole, is connected to one of the kinetochore of homologous chromosome. दूसरे homologous chromosome के kinetochore से दूसरा spindle fiber अटैच होता है जो अपोजिट पोल से आने वाले centriole से जो स्पिंडल फाइबर आते हैं उनसे ये कनेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पर मेटाफेज 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, होमोलोगस, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम दे आर अरेंज्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. सेंट्रियोल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. आर्म्स आर प्रेजेंट ऑन द इक्वेटर. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द स्पिंडल फाइबर ऑफ वन सेंट्रियोल is connected to the kinetochore of the homologous chromosome. Next stage is the anaphase 1. Anaphase 1 में separation of homologous chromosome takes place. यानी जो chromosomes हैं they start moving towards the opposite pole. So each tetrad is divided into 2 dyad. जो टेट्राड हैं अब वो डायड्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो एनाफेज 1 इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर. एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिसजंक्शन. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस चीज़ को याद भी रखिए कि ड्यूरिंग द एनाफेज 1 देयर इज ए separation of homologous chromosomes takes place. Here separation of homologous chromosome takes place. क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, जबकि एनाफेज 2 में आप देखेंगे कि वहाँ पर ये जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. तो ये डिफरेंस याद रखिए कि ड्यूरिंग द एनाफेज 1 सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, और जो नेक्स्ट स्टेज अभी हम डिस्कस करेंगे एनाफेज 2, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड विल टेक प्लेस. जब ये सेपरेशन होता है द क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. द सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स मे बी रॉड शेप्ड और वी और जे शेप.
आप यहाँ देखेंगे कि ये वी या जे शेप स्ट्रक्चर, यहाँ वी शेप स्ट्रक्चर है, हेयर ए जे शेप स्ट्रक्चर इज एक्वायर्ड बाय द मूविंग क्रोमोसोम्स एंड these chromosomes start moving towards the opposite pole. तो जो एनाफेज 1 की दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनका सेपरेशन हो जाता है, डिसजंक्शन हो जाता है। दूसरा, ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा, जब ये पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो मूविंग डायड्स हैं इनका जो शेप है वो वी शेप स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द टीलोफेज 1. क्रोमोसोम एट ईच पोल अंडरगो डीकंडेंसेशन एंड डीस्पाइलाइजेशन। ये प्रोफेज 1 का एक अपोजिट है। यहाँ पर डीकंडेंसेशन और डीस्पाइलाइजेशन होता है एंड चेंज इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमोसोम्स टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे पहुंच चुके होते हैं। एट ईच पोल न्यूक्लियोप्लाज्म appears and nuclear membrane is reformed. Disappearance of astral rays and spindle fibers takes place and completion of centrosome formation. यहाँ पर कई चेंजेज होते हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, एक इस पोल पे आता है, एक अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है। इनका फिर से डीकंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है, यानी क्रोमोसोम्स फिर से यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्टेज की वो ये है कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। और तीसरा जो है वो सेंट्रोसोम दोबारा से बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज निकलना बंद हो जाती हैं और सेंट्रियोल दोबारा से एक स्फीयर के अंदर, जिसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, उसके अंदर जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोजोम कहते हैं। सेंट्रोजोम बाद में ये डिवाइड होकर सेंट्रियोल बनाते हैं। तो यहाँ पर एक रिवर्स एक प्रोसेस हो रहा है कि सेंट्रियोल वापस से इस स्फीयर के अंदर आते हैं और सेंट्रोसोम बना देते हैं। दूसरा टीलोफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज से ही यहाँ पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम सेल फरोइंग कहते हैं। ये कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करता है और साइटोकाइनेसिस जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें ये एक दूसरे से टच होता है और दो कंप्लीट सेल बन जाते हैं। और ये दो कंप्लीट सेल हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, अगर आपको याद हो कि हमने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, अभी यहाँ पर एक सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम हैं और इधर भी 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर ये हैप्लॉइड सेल टीलोफेज स्टेज में बन चुके होते हैं। Generally, there is no interface between meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होती है। A brief interface called intermeiotic interface may occur in some cases. When present, it involves only protein and RNA synthesis, but there is no S phase and no DNA synthesis takes place between the meiosis 1 and meiosis 2. It involves duplication of centriole and formation of spindle fibers. तो किसी भी दो meiotic डिवीजन के बीच में, यानी meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर सेल डुप्लीकेशन या DNA डुप्लीकेशन नहीं होता है, यहाँ पर DNA रेप्लिकेट नहीं होता है, एस फेज यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट जो स्टेज है वो मियोसिस सेकेंड है। मियोसिस सेकेंड इज एक्चुअली सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस भी इक्वेशनल होती है, मियोसिस सेकेंड भी इक्वेशनल होता है। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं
कि ये पेरेंट सेल मियोसिस 1 में जब डिवाइड हुआ तो इसने दो डॉटर सेल बनाए और ये दोनों डॉटर सेल हैप्लॉइड थे। अब मियोसिस सेकंड में ये स्टेज कंप्लीट होती है कि अब ये पेरेंट सेल की तरह काम करेंगे। इन पेरेंट सेल के अंदर 1n नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। हर पेरेंट सेल से 2 सेल बनेंगे और दोनों ही के अंदर उतने ही क्रोमोजोम होंगे जितने इनके पेरेंट। तो जो मियोसिस का मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल होता है और मियोसिस 2 इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, यानी यहाँ पर दोबारा से नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिड्यूस टू हाफ। तो इन दिस डिवीजन 2 chromatids of chromosomes separate from each other and go to 2 separate daughter cells. With the result, the number of chromosomes remains same as produced by meiosis 1. Meiosis second is therefore known as homotypic division or equational division. मियोसिस सेकेंड भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड। नेक्स्ट स्टेज इज द कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड इज सिमिलर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। हियर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल ऑफ सेंट्रोसोम टेक्स प्लेस. Disappearance of nuclear membrane and nucleolus takes place. Condensation and spiralization of chromatin fibers takes place, and each chromosome is formed of 2 chromatids. यहाँ पर दोबारा से कंडेंसेशन और स्पाइलाइजेशन होता है और जो क्रोमोजोम्स हैं ये एक डायड की फॉर्म में दिखाई देते हैं, यानी हर क्रोमोजोम्स के पास सेंट्रोमियर के एक साइड में 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, ये डिसअपीयर हो जाती है। सेंट्रोसोम फिर से डिवाइड होकर 2 सेंट्रियोल बनाता है और ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक अपोजिट पोल इधर होगा और एक इधर होगा। तो ये प्रोफेज सेकेंड है जहाँ पर कंडेंसेशन, स्पाइलाइजेशन, रिमूवल और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and formation of centriole and movement of centriole towards the opposite pole starts. Metaphase second, arrangement of chromosomes in one equatorial plate. Here you can see that this is the equatorial plate. This is the equatorial plate. The centriole reach the opposite pole and chromosomes arrange themselves at the equator. Each centriole is joined by 2 chromosomal fibers. 2 chromosomal fibers join at kinetochore of the chromatid. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये काइनेटोकोर है। हर क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स के दोनों साइड में काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। ये सेंट्रियोल से निकलने वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। इसके बाद जब ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सेंट्रोमियर है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और ये अपोजिट पोल की तरफ स्टार्ट करना मूव करते हैं, जिसको हम एनाफेज सेकेंड कहेंगे। तो एनाफेज सेकेंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर और न्यू क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्रोमेटिड इस तरह से सेंट्रोमियर पे अटैच थे, अब ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। हमने एक लाइन एनाफेज 1 में लिखी थी कि वहाँ पर सेपरेशन और डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, but in anaphase second there is a separation or disjunction of chromatids takes place. वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स
takes place during the anaphase second. Two chromatids of each chromosome start moving away from each other towards the opposite pole. Each pole has haploid number of chromosome and haploid amount of DNA. This amount is 1/4 of the DNA present in the original cell that started meiosis. तो यहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करना शुरू करते हैं और हर पोल पर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो टीलोफेज सेकेंड है। द ग्रुप ऑफ क्रोमोजोम एट ईच पोल ऑफ द स्पिंडल गेट्स एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप. Nuclei are reappeared. Disappearance of astral rays and spindle fiber takes place. यहाँ पर फिर से क्रोमोजोम्स का डीकंडेंसेशन और डीस्पाइलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीडेवलप हो जाती है। सेंट्रोसोम दोबारा से बन जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से बन जाता है। सेंट्रोसोम दोबारा से बन जाते हैं, ये सेंट्रोसोम है। और यहाँ पर एनाफेज स्टेज में ही एक कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, इसको हम सेल फरोइंग कहते हैं। एनिमल सेल में सेल फरोइंग की वजह से साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सेल फरोइंग में जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो बाहर से सेंटर की तरफ मूव करता है और सेल प्लेट फॉर्मेशन में जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव करती है और बाद में सेल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। तो टीलोफेज सेकेंड में जो क्रोमोजोम्स हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाता है और सेंट्रोसोम दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं। और जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ मूव करता रहता है। एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस सेकेंड. Cytokinesis takes place by cell furrow formation in animal cell and cell plate formation in plant cell. The 4 daughter cells are produced at the end of complete meiosis, each carrying half the number of chromosomes present in their parents. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है, सेल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल फरो फॉर्मेशन की वजह से होती है और प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन की वजह से होती है। हर सेल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक्चुअली दीज आर द मैच्योर गैमेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। क्योंकि जो मियोसिस सेकेंड है ये सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ही होता है, बाकी बॉडी के अदर सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। मियोसिस सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. इट मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन sexually reproducing organism from a diploid cell. Haploid gametes are produced, and when these haploid gametes fuse together, a diploid cell or zygote is produced. For example, a male gamete in human being contain haploid number of chromosomes or 23 chromosome. When it fuses with egg or female gamete, they also contain haploid or n number of chromosome. But when a zygote is formed after fertilization, zygote contains 2n or 46 number of chromosome. It means that
It is one of the main important significance of meiosis that in gametes haploid number of chromosomes are present, because after fusion of gametes normal number of chromosomes are restored in zygote. It restricts the multiplication of chromosome number and maintain the stability of species. Maternal paternal genes get exchanged during crossing over and it results in variation. ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैटरनल और पैटर्नल जीन्स या क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज की वजह से ऑफ स्प्रिंग और उनके पेरेंट्स के बीच में वेरिएशंस पाए जाते हैं. ऑल 4 chromatids of homologous pair of chromosomes segregate and go over separately to 4 different daughter cells. This lead to variation in daughter cells genetically. So these are the significance of meiosis.